नमस्कार, आपका स्वागत है जीरो से लेकर हीरो तक। आज हम बात करेंगे पूजाबेन पटेल की। नमस्कार पूजाबेन। हम जब सेलिब्रिटी की प्रोफाइल के साथ बात करते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन की बात करते हैं, लेकिन जो समाज में जो रियल हीरो है, जिनको समाज का दुख उनका दुख है और समाज का सुख वो उनका सुख है, ऐसी एक व्यक्तित्व जो जिनको हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, तो पूजाबेन का आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे। और हम शुरुआत पहले तो आपकी लाइफ जर्नी के बारे में भी करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न यही है कि आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, आपने कभी सोचा था कि? नहीं, मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि मुझे कभी राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा। तो आपको अभी कैसी खुशी हो रही है? तो बहुत अच्छा लग रहा है कि राष्ट्रपति के हाथ सम्मान मेरा हुआ, और ये सम्मान जो है वो मेरा सम्मान नहीं है बल्कि मेरे जैसी सभी माताओं का सम्मान है। तो ये ऐसे सम्मान मिलते हैं तो मेरे जैसी माताओं को मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। और ये सम्मान मेरी अकेले का नहीं है, मेरे बेटे का, मेरे साथ मेरी संस्था में जितने भी लड़के हैं, जितने भी बच्चे आते हैं उनका है, मेरे साथ जो जुड़े हुए संस्था के ट्रस्टीगण का सम्मान है, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उन बच्चों के माता पिता का सम्मान है, और जितने भी लोग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी हितेच्छु हैं, उनका ये सम्मान है। और मैं बात करूंगा कि आपकी जो लाइफ जर्नी है, शायद मैंने सुना है आप सुसाइड भी करने वाले थे, तो ऐसा क्या आपकी लाइफ में टर्न हुआ कि आपने ये वर्क चालू किया? वो सुसाइड का कारण क्या था? वो देखा जाए तो जब ऐसा सुसाइड का कब कोई सोचता है कि जिंदगी से जब थक जाते हैं। जब मैंने ये सोचा था तब मैं 23 ईयर की थी मैं, और मेरा बेटा जो है, मुझे पता चला कि 1.5 साल का था मेरा बेटा, और मुझे डॉक्टर से पता चला कि भाई मेरा बेटा जो है वो ऐसे ही रहेगा, कभी चलेगा या पता नहीं, दौड़ेगा या पता नहीं, भूलेगा या पता नहीं। अब ऐसे बच्चे को पूरी ज़िंदगी आपको संभालना है तो आप कैसे संभालोगे? और ऐसी मतलब टूट गई थी उस टाइम पे कि भाई मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ रहा ही नहीं है, और ऐसे बच्चे को लेकर जीने से तो अच्छा है कि मर जाना, मैं भी मर जाऊँ और मेरे बेटे को भी मैं मार दूँ इस दुनिया में, अब मुझे नहीं रहना। तो जब सिचुएशन ऐसी आ गई थी उस टाइम पे, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये मेरी गलती भी थी कि मुझे ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि जो है, जैसा लड़का भगवान ने दिया है वो अगर मैं उस टाइम पे मैंने कुछ कर लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और आज उसी बेटे की वजह से हाल ही में मुझे ये राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और कुछ ऐसा कि पता चला कि भाई जब भी हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्कोप नहीं है और हम थक जाते हैं, इसीलिए हम ऐसा कुछ कदम उठाने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। बट ये मेरी गलती थी, और मैं सबको ये बोलूँगी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है, आती है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है, तो आपको उसमें हिम्मत नहीं हारनी है, आपको उसमें थकना नहीं है, और आपको बस थोड़ा सा धीरज रखनी है, सिर्फ अपना कर्म करे जाओ, एक न एक दिन उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने जरूर आएगा। सही बात है। और हम बात करते हैं ना, जब कोई भी मर्डर होता है तो उसके आगे 1-2 व्यक्ति जवाबदार होते हैं, लेकिन सुसाइड के पीछे पूरा समाज जवाबदार है। तो आपकी लाइफ स्टोरी भी ऐसी है, लेकिन आप कई बच्चों के, यहाँ पे 200 बच्चों पढ़ते हैं, उनकी आप माँ बनी है, लेकिन समाज में कौन सी जो परिवार थे जो आपको दुखी करते थे और क्या क्या तकलीफ अपने भोगे? क्योंकि इन बच्चों के साथ डील करना, उनके साथ रहना, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। क्योंकि वो देखो, समाज में आज अभी तो फिर भी ठीक है कि अभी इतनी जागरूकता आई है। बाकी समाज में जब पहले तो ऐसा बच्चा जब आता है तो लोग थोड़ा सा दया की दृष्टि से आपको देखते हैं कि भाई ये कैसी है, देखो इसका बेटा है, ये थोड़ा सा मंदबुद्धि जैसा लगता है, थोड़ा सा पागल जैसा लगता है। कई बार ऐसे भी सुनने को मिला कि भाई इससे अच्छा तेरी कोख से लड़की पैदा हुई होती, इससे अच्छा होता कि तुझे बच्चे ही नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। और मैं अपना तो ठीक है, मेरा तो फिर भी मैं बताऊँ कि मेरा तो जहाँ पे भी मेरा परिवार है, मेरा मेन सपोर्ट जो है वो मेरा परिवार है।
कि मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, दोनों साइड, मतलब मेरे हस्बैंड की साइड और मेरे मदर की साइड, दोनों की साइड हम लोगों का परिवार इतना अच्छा था। बाकी मेरे पास अभी आज भी ऐसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि ऐसे जब बच्चे आते हैं तो हमेशा मतलब एक औरत को ही इसमें जवाबदार माना जाता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा बच्चा आया है, तुम ही ऐसी हो, इसीलिए मेरी लड़की ऐसी हुई है या मेरा लड़का ऐसा हुआ है। तो ऐसे समाज में बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं और एक अकेली माँ उन बच्चों को संभालने में लग जाती है, उसको बच्चों को भी संभालना है, समाज में से ताने भी सुनने हैं, ससुराल में भी ये सारी चीज़ें, क्योंकि हर कोई है चाहे कितना भी बोले, सबको जैसे पढ़ाई में भी आप देखे जाए तो होशियार बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। तो वैसे ही हमारे बच्चे हैं तो उनको सभी ऐसे बच्चों को तो वो कितने सारे सपने होते हैं और तो परिवार में तो पहले तो उनको झटका ही लगता है, तो परिवार भी स्वीकार नहीं करता है। तो शुरुआत में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है पहले थोड़ी सी कठिन तो लगती थी, बट धीरे धीरे जब जैसे अभी समाज में क्या जागरूकता आई है, और स्पेशली मैं इस बात पे बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिव्यांग कहा, पहले इनको मंदबुद्धि कहा जाता था और फिर इनको ऐसे इंग्लिश में इनको मेंटल रिटार्डेड बच्चे कहा जाते थे और आज अभी इनको दिव्यांग ऐसे कहा जाता है। तो इनको दिव्यांग कहा जाता है ना, तो आज कहीं पे भी जाते हैं ना तो मंदबुद्धि ऐसे कम सुनने को मिलता है, अच्छा तुम्हारा बच्चा दिव्यांग है का, तो ये वर्ड इतना अच्छा लगता है सुनने में, तो लोगों को भी इतनी समझ आई है और पेरेंट्स के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाता है कि वे कैसे भी है हमारे काले गेले जो भी बच्चे हैं वो अपने बच्चे हैं। सही बात है। और मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि बहुत सारी नौकरी की ना ये सब ऑफरें आपके पास थी, लेकिन फिर भी आपने बच्चों के साथ कि नहीं मेरे को ये बच्चों के साथ काम करना है, तो आपने राजकोट भी नहीं छोड़ा, तो ये क्या था? मतलब मैं अभी देखो ये सारी चीज़ें हैं कि मैंने इसी में मास्टर किया हुआ है। मैंने अपने बेटे के बाद इन बच्चों को, मैं अपना बात बताऊँ तो मैं जयपुर में थी और जयपुर में उमंग स्कूल है, वहाँ उमंग स्कूल में मेरे बेटे का मैंने एडमिशन लेने गई, तब मैंने वहाँ पे बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे टीचर्स देखे, तो उसी दिन मुझे टीचर्स के अंदर भगवान देखे, बच्चों के अंदर भगवान देखे, तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने नेटिव प्लेस में, यानी कि राजकोट मेरा नेटिव प्लेस है, तो मैं यहाँ पे वहाँ पे उमंग जैसा एक स्कूल खोलूँगी। तो ये तभी दिमाग में सोचा था और तभी से मेरे दिमाग में था। फिर मैं यहाँ राजकोट में ये प्रयास पेरेंट एसोसिएशन के साथ 2010 में एज अ वाइस प्रेसिडेंट जुड़ी। ये प्रयास पेरेंट एसोसिएशन जो हमारी संस्था है वो भास्कर भाई पारेख, हरेश भाई विकलानी, मेरे जैसे ही कुछ पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये शुरू किया और फिर मैंने यहाँ पे आई, मैंने बताया कि मैं भी ऐसे काम करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हमारा और आपका दोनों का एक ही काम है, क्योंकि वो भी पेरेंट्स है, मैं भी पेरेंट्स थी। तो फिर मैं 2010 में एज अ वाइस प्रेसिडेंट की प्रयास के साथ जुड़ी और आज अभी मैं प्रयास के साथ प्रेसिडेंट हूँ। तो ये जो जर्नी था वो बहुत लंबा जर्नी था, बट ये है कि पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ जुड़ने से, इनके साथ काम करने में मुझे लगा कि मुझे सिर्फ काफ़ी सारे एनजीओ देखे मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे सिर्फ इनको संभालना नहीं है, मुझे इनको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देनी है। तो मैंने इनके लिए स्पेशल में पढ़ाई किया, स्पेशल में बीएड किया, स्पेशल में एमएड किया और अभी मेरा पीएचडी चल रहा है। तो ऑफर को डेजिग्नेशन के लिए देखा जाए तो मैंने अब इसमें मास्टर कर रखी है और यहाँ पे गुजरात में भी एमएड कर रखे बहुत कम लोग हैं, पूरे इंडिया में भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास्टर किया है। तो ऑफर तो मुझे बहुत सारी गवर्नमेंट के लिए भी आती है, प्राइवेट भी आती है, बट मेरा सपना जो है वो इन बच्चों के साथ रहना है। इन बच्चों के साथ ही मुझे रहने में बहुत अच्छा लगता है। राजकोट में मतलब मैं राजकोट छोड़ना नहीं चाहती और इनके साथ ग्राउंड में रह के मैं काम करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ। ओके, अच्छा आपका जवाब है। इतना लगाव बहुत कम लोग संस्था तो चला रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ इतना लगाव देखने को बहुत कम लोगों में मिलता है। तो आप समाज को और सरकार को क्या बदलाव चाहते हैं कि ऐसे जो स्टूडेंट है, क्योंकि इनको एक वो जरूर है, आप तो कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे देश के अंदर ये होना चाहिए ना। अभी ये है कि देख, फिर भी मैं अभी जरूर कहना चाहूँगी, अभी अवेयरनेस तो आई है बट इतनी भी नहीं आई है। अभी सिटी लेवल पे इतना सारा हुआ है बट अभी रूरल में बहुत काम बाकी है। तो रूरल में सरकार भी काफ़ी कुछ काम कर रही है, क्योंकि मैं भारत सरकार की एक अभी नेशनल ट्रस्ट की बोर्ड मेंबर हूँ, तो सरकार का मुझे पता रहता है कि सरकार इस फील्ड में बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे कदम
ले रही है, बट अभी भी रूरल में उतनी जागरूकता नहीं है, वहाँ अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मैं गवर्नमेंट को भी यही मतलब ये सब कहना चाहूँगी कि अभी भी हमें रूरल को ज़्यादा रूरल पे वजन देने की ज़रूरत है और वहाँ पे जाना है। कुछ ऐसे स्टेट में, जैसे मैं डाउन सिंड्रोम का मैं बताऊँगी कि डाउन सिंड्रोम ये जीनेटिकल डिसेबिलिटी है और ये लाइफ लॉन्ग, जैसे आपने देखा है कि एक जैसे सबके चेहरे होते हैं, तो वो डाउन सिंड्रोम डिसेबिलिटी है। तो उनका जैसे पंजाब में ये टेस्ट है, 5th मंथ में अगर पेरेंट्स को ये टेस्ट करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि उसका बच्चा जो है वो स्पेशल, उसको जीनेटिकल इश्यू है, डाउन सिंड्रोम है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इन बच्चों को अगर जो वो फैमिली अगर बच्चा रखना नहीं चाहती तो वो उनको अवॉइड कर सकती है। आज कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनको खुद को खाने पीने में खुद को इतना परेशानी होती है, तो ऐसे गरीब घर में एक नहीं 2-2, 3-3 बच्चे ऐसे हैं। तो ये जो जीनेटिकल टेस्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट में फ्री में किया हुआ है। तो ऐसे पूरे इंडिया में ऐसे जो जीनेटिकल टेस्ट है वो सबको एक जैसे ये सारे टेस्ट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये टेस्ट सारे फ्री में होने चाहिए, ताकि इनका जो है कि अगर प्रिवेंशन अगर पता चल जाता है कि इनको प्रॉब्लम है तो पेरेंट खुद डिसीजन ले सकते हैं। और समाज में अभी भी ये जो है कि ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो है अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। अगर इनको अर्ली में ये डिटेक्ट हो जाता है, अर्ली इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं पेरेंट्स, अगर कि इनको पता चल जाता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है उनको थोड़ा सा बोलने में तकलीफ है, वो थोड़ा सुनने में तकलीफ है, वो थोड़ा ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ है, तो अगर नॉर्मल बच्चों से भी 1-2 सिम्टम्स आपको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों में ऐसा कुछ डिफरेंट दिख रहा है, तो तुरंत उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ पे उनको दिखाना चाहिए। आज कई बार ये होता है कि 5-5, 10-10 साल हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता और बच्चे बड़े हो जाते हैं। और एज अ स्पेशल एजुकेटर हम लोग भी जानते हैं कि 0 to 6 ईयर जितना भी हमारा ग्रास्पिंग जो लेवल जो है, हम लोग 0 to 6 ईयर में जो हम कैचअप शक्ति जो हमारी है वो फास्ट होती है, तो उसमें हम जल्दी थोड़ा सा ग्रास कर लेते हैं। तो अगर इनको पेरेंट्स को थोड़ा सा जल्दी में ये पता चल जाता है तो इनका प्रिवेंशन शुरू हो जाता है, और प्रिवेंशन शुरू होकर इनको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं तो इनमें काफ़ी सुधार के चांसेस रहते हैं। तो मैं समाज में और गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहूँगी कि अभी भी थोड़ी जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है समाज में। और समाज जो है आपके आसपास भी ऐसे कहीं पे भी ऐसे बच्चे दिखते हैं तो आप उनको दया की दृष्टि से नहीं, आप उनको प्रेम की दृष्टि से देखिए और इनको प्यार चाहिए। और ऐसे जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उनको आप ऐसे सपोर्ट की दृष्टि से देखिए। इन बच्चों को सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी दया या आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। सही बात है, आपकी समाज में यही चीज़ है कि लोग दया के भाव से देखते हैं, लेकिन उनको अपने बुलंद के आनंद की वो जो उनकी उससे देखना चाहिए। और आपके क्या सपने क्या थे? क्योंकि कई बार होता है ना कि हम इतना कुछ करते हैं लेकिन हमारे जो सपने होते हैं उनको हमको जो दबा के कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो आपके क्या सपने क्या थे? मैं शुरू में देखना चाहूँ कि मेरी शादी से पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे क्लास में जैसे पूछते हैं उठ के भी कि आप क्या बनना चाहते, तो मैं बहुत बार बोलती थी मैं या 2 चीज़ें बहुत बोलती थी, मैं IAS बनूंगी या नेता बनूंगी, ये 2 चीज़ें बहुत बोलती थी। और पेरेंट्स की जो भी सिचुएशन, कई बार ये होता है कि आप जैसा चाहते हो वैसा होता नहीं, या तो आप जैसा सोचते हो इस टाइप से आप, कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना थोड़ा बहुत चेंज होना पड़ता है। और फिर पापा की परिस्थिति जो है थोड़ा सा फिनेंशियल क्राइसिस ऐसा आया कि उसमें पढ़ाई भी मुश्किल से हो पाई थी, तो उसने ये सारी चीज़ें छोड़नी, मतलब सपने जैसे तो इतना बस था कि भैया तो चलो सिर्फ पढ़ाई करनी है और थोड़ा बहुत लेबर वर्क में काम, हम लोग घर में मजूरी काम जैसा करते थे पापा के साथ, चांदी का काम, इमिटेशन का काम, वो सारा काम करने में जुड़ गए तो पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए, कब शादी हो गई। और जो अधूरे सपने थे वो सपने ऐसे सोच रही थी कि मेरे अधूरे जो कुछ सपने हैं वो मेरे बेटा या बेटी कोई आएगा वो पूरा करेगा, बट भगवान ने कुछ और ही दिशा दे रखी होगी कि मेरा बेटा भी स्पेशल हुआ। तो आज मेरा बेटा जो है वो 17 ईयर ओल्ड है मेरा बेटा,
और आज भी अभी वो ABCD का A नहीं आइडेंटिफाई करता है, तो मेरे लिए तो उसका ग्रेजुएशन क्या फर्स्ट तक पढ़ाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे ये सारे सपने हैं वो तो कभी पूरे नहीं होने वाले सपने हैं। बट हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कई बार हम सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, बट जो कई बार भगवान जो है ना वो उसने कुछ अलग ही सोचा होगा आपके लिए। तो मेरे लिए भगवान ने कुछ अलग ही रास्ते सोचे होंगे। तो आज मुझे एक बेटे से नहीं, बट आज मुझे 210 बच्चों से ज़्यादा बच्चों की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इनके साथ में जब रहती हूँ तो ये सिर्फ जिंदगी जीना सिखाते हैं, ये सिर्फ प्यार करना ही सिखाते हैं। तो इनके साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरी लाइफ जो है वो इनके साथ शुरू होती है और इनके साथ ही ख़त्म होती है। वाह, तो आज इतना ही हमने पूजा मैम के बारे में जाना। गुजराती में एक कहावत है, अस्थिर हो कदम जेना એને કદી રસ્તો નથી જડતો, અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નથી નડતો। तो पूजा मैडम के जीवन में से हम ऐसे ही प्रेरणा लें और आगे बढ़े। हमारे कोई भी हम काम धंधा कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और खास करके हम अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो हम पूजा मैडम के जीवन में से कुछ प्रेरणा लेके और इसके आगे बढ़ाएंगे। और मैं समाज को भी अपील करता हूँ कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसी जो व्यक्तित्व है, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए और ये जो दिया है वो जलता रहना चाहिए। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।